हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ये हमारा रिवीजन हम इस चैप्टर का कर रहे हैं। चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके थे। चलिए, तो सबसे पहले कि कोयला और पेट्रोलियम है क्या। कोयला और पेट्रोलियम से आप क्या समझते हैं, एक हम ओवरव्यू चैप्टर को देंगे। सबसे पहले जो हमारा कोयला है और पेट्रोलियम है, ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार के संसाधन है। एक प्रकार के क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्स है। ठीक है, अब ये किस प्रकार के संसाधन है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक, लेकिन क्या संसाधन जो है सिर्फ प्राकृतिक संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वैसे क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक, लेकिन क्या संसाधन से प्राकृतिक होते हैं? नहीं, संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं और क्या होते हैं, मानवीय भी होते हैं। मानवीय संसाधन यानी कि जो संसाधन हमें मानवीय प्रयासों से मिलते हैं उन्हें मानवीय संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर में हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे कि क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं, क्या उनके गुण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों के क्या गुण होते हैं, क्या उनका प्रयोग होता है, कैसे जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो चलिए, एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक हमारे वो संसाधन होते हैं जो समाप्त होने योग्य होते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं। जो कोयला और पेट्रोलियम जिसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे वो क्या है, हमारे एक प्रकार के संसाधन है। अब वो किस प्रकार के संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि अब संसाधन से प्राकृतिक प्रकार के होते हैं, नहीं, संसाधन जो है मानवीय संसाधन भी होते हैं जो हमें मानवीय प्रयासों से मिलते हैं। ठीक, वो संसाधन जो हमें मानवीय प्रयासों से मिलते हैं। अब हमने कहा चैप्टर में हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। अब प्राकृतिक संसाधनों में कौन से संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार के हमारे पास संसाधन होते हैं। एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं हमारे समाप्त होने योग्य संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो संसाधन जो है हमें प्रकृति से मिलते हैं लेकिन वो समाप्त नहीं होते, वो क्या होते हैं, बार बार रिन्यू होते रहते हैं, है ना। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, जल है, वायु है, ये भी क्या है, हमारे एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो है वायु कभी खत्म नहीं हो सकती, जल जो है खत्म नहीं होगा। देखो, जल अगर वेपराइज होगा यानी कि जल वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, संघनन होगा और वो क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बूंदे बनके फिर से बारिश होगी। तो इस प्रकार जो है जल हमें मिलता रहेगा। तो ये चीजें कैसे संसाधन है, जो इन्हें अक्षय संसाधन कहा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जो समाप्त नहीं होती। ठीक, जो समाप्त नहीं होती। उसके बाद हमारा दूसरा प्राकृतिक संसाधन का दूसरा प्राकृतिक संसाधन का प्रकार है वो है समाप्त होने योग्य। यानी कि ऐसे संसाधन जो क्या हो सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज के कारण, हमारे प्रयासों से या जो भी हम चीजें कर रहे हैं उनके द्वारा क्या हो सकता है, इनमें एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ये क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है,
प्राकृतिक गैस है, इन्हें क्या है, अगर हम ज्यादा इनका यूज करेंगे, ज्यादा इनका उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब ये समाप्त क्यों होंगे, क्योंकि अक्षय प्राकृतिक संसाधन तो ऐसे संसाधन है जिन्हें बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो समाप्त होने योग्य संसाधन होते हैं हमारे, उन्हें बनने में क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। जब हजारों लाखों वर्ष उन्हें बनने में लगते हैं और उन्हें हम आसानी से समाप्त कर देंगे, तो दोबारा बनने में उन्हें हजारों लाखों वर्ष लगेंगे, हजारों लाखों वर्ष। ठीक है, इसीलिए इन्हें समाप्त होने योग्य संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बनने में ज्यादा समय लगता है। ठीक, चलिए, तो ये एक ओवरव्यू था छोटा सा। इसके बाद अब हम चैप्टर को एक एक करके अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. यानी कि हम अपने जीवन में अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थों का उपयोग करते हैं। उन पदार्थों में से या उन मटेरियल्स में से कुछ तो है जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक तरफ से मिलते हैं। ठीक है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, फाउंड इन नेचर, नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है, दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं, ह्यूमन एफर्ट, यानी कि मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और जो भी हमें नेचर से मिलते हैं, जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, उन्हीं को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक, अच्छा, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं। कैसे बनते हैं, बनते भी कैसे हैं, प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से। ठीक है, तभी तो ये नेचर में मिलते हैं, तभी इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे कि जल, वायु, ऊर्जा। तो इस प्रकार ये जो हमारे ये क्या है, जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टेबल और एक होते हैं हमारे एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो अटूट संसाधन, हम इन्हें कह सकते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन या अटूट संसाधन भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक, तो ये कौन से संसाधन है, जैसे कि हमारे पास क्या है, सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, एयर है, वायु है, जल है, वाटर जिसे हम कहते हैं। ठीक, दूसरी तरफ है हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि जो समाप्त होने योग्य संसाधन होते हैं, जैसे कि हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। तो इस प्रकार ये जो टेबल है, ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। अच्छा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रिन्यू होते रहते हैं ना, बार बार क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, इन्हें नवीकरणीय कहते हैं। जबकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिन्हें हम गैर नवीकरणीय कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक बार समाप्त हो गए उसके बाद जो है इन्हें बनने में कई वर्ष लगते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक ये टेबल है छोटी सी, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे आगे पॉइंट्स फिर हम लिखते रहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको जो है डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास अटूट या हम कह सकते हैं अक्षय प्राकृतिक
संसाधन, ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब ये कैसे संसाधन है जो असीमित मात्रा में मौजूद है, जो क्या है, असीमित मात्रा में मौजूद है, हम इनका जो है कितना भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक। These resources are present in अनलिमिटेड क्वांटिटी। अनलिमिटेड क्वांटिटी का मतलब क्या है, असीमित मात्रा, ठीक है, यानी कि इनकी कोई सीमित मात्रा नहीं है। तो असीमित मात्रा में ये जो है हमारी प्रकृति में उपस्थित है, ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और किसी भी मानवीय एक्टिविटी से ये क्या होगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी मानवीय एक्टिविटी से ये क्या नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे या गायब नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, ठीक। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, तो ये सारे ही क्या है हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो कि क्या है, असीमित मात्रा में हमारे पास उपस्थित है और मानवों द्वारा किसी भी एक्टिविटी से या किसी भी कार्य से इनमें क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्या होंगे, एग्जॉस्ट या खत्म नहीं होते मानवीय एक्टिविटी से या मानवों द्वारा किए गए किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कार्य से ये समाप्त नहीं होते, इसीलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, तो इनमें हम कितना भी यूज कर लें, इनका कितना भी उपयोग कर लें, ठीक है, कितनी भी हम इनसे चीजें कर लें, तो फिर भी ये क्या होते हैं, खत्म नहीं होते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, तो हम इससे क्या लगाते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं सोलर प्लांट। सोलर प्लांट लगाते आपने घरों के ऊपर देखा होगा, इस प्रकार का रहता है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें ऐसे इस तरीके से बना होता है, सोलर प्लांट होता है ये, ठीक है, ये घरों की छतों के ऊपर जो है लगा रहता है। उसके बाद इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती, सूर्य की प्रकाश पड़ता रहता है, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने से ये क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले जितने भी वो अप्लायंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी के द्वारा चलते हैं, इससे जो एनर्जी बनती है उसी को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। तो अगर ये समाप्त होने योग्य संसाधन होता तो क्या हम इससे इतना यूज कर पाते, नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या है, असीमित मात्रा में हमें मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश असीमित मात्रा में हमें मिल रहा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इसका जो है कई अच्छे कार्यों में भी इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की तरफ। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि जिनका नाम ही एग्जॉस्टिबल है, यानी कि समाप्त होने योग्य संसाधन जो हमारे हैं, समाप्त होने योग्य संसाधन जो हमारे हैं, ठीक। अच्छा, ये समाप्त होने योग्य क्यों है, कोई चीज कब समाप्त होती है, जब वो कुछ किसी सीमित मात्रा में हमारे पास होती है ना। अगर कोई हमारे पास कुछ है जिसकी सीमित मात्रा हमारे पास है, तो उसके समाप्त होने की प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा है, और कोई चीज है जो हमारे पास असीमित मात्रा में है, उसकी समाप्त होने की प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, ठीक है, बहुत कम होगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है इनकी अमाउंट यानी कि मात्रा जो है वो क्या है, सीमित है, सीमित मात्रा में ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और मानवों द्वारा किए गए कार्य से ये क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट यानी कि खत्म भी हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट गायब हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। जैसे कि हमारे वन है, जैसे कि वन है, तो हमारे वन जो है, अगर आग लग गई, अगर जंगल है, जंगलों में आग लगा दी गई, तो क्या हो जाएंगे, सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे। तो क्या जंगल अगले ही दिन वापस वहां पर उग जाएगा, नहीं उगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा उन्हें उगने में, एक एक पेड़, एक एक पौधा अपना क्या पूरा टाइम लेगा उगने में, है ना। तो ये क्या हो सकता है, आसानी से समाप्त हो गया, उसके बाद वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके दोबारा से जंगल हो सकता है, लेकिन वो भी कई साल उसमें लग जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, यानी कि वन्य जीव,
जो हमारे वन्य जीव होते हैं। ठीक, तो ये भी एक बार समाप्त हो गए तो फिर दोबारा इनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये रिन्यू इजीली नहीं हो सकते। ठीक, मिनरल्स यानी कि जो हमारे खनिज हैं, खनिज भी इसी प्रकार, क्योंकि उनको बनने में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो दोबारा अगर एक बार समाप्त हो गए सारे खनिज तो दोबारा बनने में क्या होगा, बहुत समय लगेगा। ठीक, कोयला है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो कोयला और पेट्रोल में बनने में भी क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। जिस वजह से अगर हम इन्हें क्या कर लेंगे, अभी सारे कोल पेट्रोलियम को ज्यादा यूज करके उनको उनको अगर हम समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कोल पेट्रोलियम जैसी जो हमारे रिसोर्सेज है वो नहीं बचेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें जो इनका इस्तेमाल है, इनका उपयोग है वो सोच समझ के करना चाहिए और अति उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चलिए अगला हमारा नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। ठीक, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस समझ में आया कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में डिफरेंस क्या है। ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है ये कैसे संसाधन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और ये हमारे समाप्त होने योग्य संसाधन। ठीक, ये संसाधन जो है वो असीमित मात्रा में हमारे पास है, प्रकृति में असीमित मात्रा में, जबकि ये संसाधन जो है प्रकृति में सीमित मात्रा में है। ठीक, ये संसाधन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते, जबकि ये संसाधन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण समाप्त हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि वायु है, जल है, सूर्य का प्रकाश है। इनका हम कितना भी उपयोग करें, कितना भी ज्यादा हम इनको यूज करें, फिर भी क्या हो गए, इनकी क्वांटिटी कम नहीं होती, ना ही ये समाप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके एग्जाम्पल जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक सीएनजी भी होती है। ठीक, इसके अलावा चलो कई सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इसी से हम बनाते हैं अलग अलग गैसेस। ठीक है, चलो तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या होते हैं, ये सीमित मात्रा में तो हैं। ठीक है, फिर अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए इनका जो इस्तेमाल है, उपयोग है, हमें सोच समझ कर करना चाहिए, ज्यादा अति उपयोग इनका नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए ये संसाधन बचेंगे ही नहीं अगर हम सारे अभी इस्तेमाल कर लेंगे, सारे अभी उपयोग कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इन्हें अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism, fossils. So these are also known as fossil fuel. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे बनते कैसे हैं, जो हमारी क्या होती है, वनस्पति होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, उनके किससे बनती है, उनके डेड रिमेन्स से, उनके मृत शरीरों से। ठीक है, जो उनके मृत अवशेष होते हैं उनसे बनती हैं ये। ठीक, जो उनके मृत, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मृत अवशेष से बनती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बनते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ही किससे बनती है, मृत अवशेषों से बनते हैं। किससे बनते हैं, मृत अवशेषों से बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है।
तो जीवाश्म ईंधन की डेफिनेशन कभी एग्जाम में लिखने के लिए आ सकती है कि फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन लिखिए, तो आप ये वहां पर लिख लेंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये किससे बनते हैं? मृत अवशेषों से। किसके मृत अवशेषों से? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके जो मृत अवशेष होते हैं उनसे हमारे क्या बनते हैं? जीवाश्म ईंधन बनता है। चलिए आगे बढ़े। आगे है कोल। सबसे पहले अब हम कोयले के बारे में जानते हैं। चलिए, तो कोयला क्या है? कोयला हमारा एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए, अब प्राकृतिक संसाधन होने के अलावा इसकी ये विशेषताएं हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। यानी कि ये पत्थर जैसा क्या होता है? हार्ड यानी कि कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। कठोर होता है। किसकी तरह कठोर होता है? पत्थर की तरह कठोर होता है। और काले रंग का होता है। रंग क्या होता है इसका? काला। ठीक है, क्या होता है? काले रंग का होता है और पत्थर की तरह कठोर होता है। ठीक। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। यानी कि कोल क्या है? एक प्रकार का ईंधन है जो कुक फूड यानी कि खाना पकाने के उपयोग में आता है। ठीक, सबसे पहले हमने पढ़ा ये क्या है? कठोर है, पत्थर की तरह, और इसका रंग कैसा है? काला है। दूसरी चीज, ये क्या है? एक फ्यूल की तरह यानी कि एक ईंधन की तरह ये काम करता है और खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। यानी कि पहले पहले जो है ये रेलवे इंजन में स्टीम बनाने के लिए और इंजन को चलाने के लिए भी काम आता था। ठीक। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल पावर प्लांट में ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा करने के लिए भी उपयोग में आता था। ठीक। अगला, कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये ईंधन की तरह काम आता है। फ्यूल यानी कि ईंधन। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये ईंधन की तरह काम आता है। ठीक। चलिए, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। जो हमने इसके कितने पॉइंट्स पढ़े? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने पढ़े यहाँ पर। इसके इसमें क्या है? इसके विशेषताएं हैं, जैसे कि कोल क्या है? हार्ड है और ब्लैक कलर का है। हार्ड यानी कि कठोर है और काले रंग का है। ये ईंधन की तरह खाना पकाने में उपयोग होता है। दूसरा, पहले ये क्या होता था? रेलवे इंजन में इंजन को चलाने के काम आता था। थर्मल पावर प्लांट में ये बिजली पैदा करने के काम आता है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये कोल क्या करता है? फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह उपयोग होता है। तो ये थी इसके कुछ विशेषताएं या गुण, हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोयले की स्टोरी। अब कोयले की स्टोरी को हम पढ़ते हैं। पहले तो हमने कोयले की कुछ विशेषताएं पढ़ी। क्या पढ़ी हमने विशेषताएं? कि कोयला जो है पत्थर की तरह कठोर होता है। ठीक। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? कि उसका रंग क्या होता है? काला होता है। तीसरी चीज कि वो खाना पकाने में भी उपयोग होता है।
रेल इंजनों में भाप बनाने के लिए भी उसका उपयोग और रेल इंजनों को चलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। बड़े बड़े उद्योगों में जो है वो ईंधन के रूप में काम करता है, ठीक। और बिजली पैदा करने, विद्युत निर्माण के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था, किया जाता है, ठीक। तो ये सारी विशेषताएं हमने कोयले के बारे में पढ़ी हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोयला जो है वो आता कहाँ से। कोयला, अभी तक हमें क्या पढ़ रहे हैं कि कोयले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यानी कि वो जो है हमारे कई सारे कामों में वो आ रहा है। ऊपर से वो क्या है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, जल्दी समाप्ति की ओर है, ठीक है। धीरे धीरे, ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्यों वो जल्दी समाप्त हो जाएगा? क्योंकि उसे बनने में 300 मिलियन वर्ष लगते हैं, ठीक, या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है कोयले की स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे जो है कोयला जो है कोयला बनता है, कैसे कोयला बनता है। कोयले की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर क्या थे, घने जंगल थे। क्या थे? घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो घने जंगल थे, ये डेंस फॉरेस्ट थे, वो मिट्टी के अंदर क्या हो गए, समा गए, बरी हो गए, दफन हो गए, ठीक। As more soil deposited over them, they are compressed. अब जैसे जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी आती गई। किनके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई? हमने कहा पहले हमारे पास क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे। क्या थे? इस प्रकार से क्या थे, डेंस फॉरेस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। इस प्रकार से क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक। फिर हमने क्या कहा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल थे। फिर हमने क्या कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई और जिससे कि ये पूरे ही क्या हो गए, मिट्टी के अंदर क्या हो गए, दफन हो गए। कहाँ दफन हो गए, मिट्टी के अंदर दफन हो गए। अब ये क्या हो गए, सबके सब मिट्टी के अंदर दफन हो गए, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे आर कंप्रेस। अब धीरे धीरे इनके ऊपर और मिट्टी की लेयर्स आती गई, और मिट्टी की परतें आती गई, और मिट्टी की परतें आती गई। जब मिट्टी की परतें आती गई तो मिट्टी की परतों से क्या हो गया, ये नीचे क्या हो गया, कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होना यानी कि जैसे कि कहें हमारे पास रुई है, क्या है, कॉटन है, रुई है। तो रुई ऐसे होती है, अगर हम उसको ऐसे दबा दे तो वो क्या होती है, कंप्रेस होती है कंप्रेस, है ना। अगर हम उसमें दबाव डालें तो क्या हो जाती है, वो संपीड़ित हो जाती है। तो इसी को संपीड़ित होना कहते हैं। तो ऐसे ही जो है बहुत ज्यादा मिट्टी की लेयर्स जब इनके ऊपर आई, जो पहले से ही दफन थे मिट्टी के अंदर, ये फॉरेस्ट हमारे, ये जंगल हमारे, तो इनके ऊपर और मिट्टी की लेयर आई। तो मिट्टी की लेयर आने से ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, ठीक है। द टेम्परेचर also rose and there sank deeper and deeper। और क्या हुआ, यहाँ पर तापमान, ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ज्यादा तापमान होने की वजह से ये क्या, और नीचे धरती में, और नीचे की तरफ, और गहराई की तरफ चले गए, ठीक है। डीपर एंड डीपर, और गहराई की तरफ चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये और अंदर चले गए, और अंदर चले गए, तो इन पर क्या हुआ, प्रेशर भी ज्यादा बना, दबाव भी ज्यादा था। तो ज्यादा दबाव और ज्यादा तापमान की वजह से ये जो हमारे प्लांट्स, ये तो हमारे क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे, ये धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कौन, यही डेड प्लांट्स है ना, यही जो प्लांट्स थे जो डेड हो चुके थे, वही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, किस में बदल गए, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जो मृत, जो ये पौधे हैं, मृत पौधे, मृत प्लांट्स जो है हमारे, या मृत वनस्पति हम जिसे कहते हैं, तो मृत वनस्पति से कोयला बनने की जो इनकी प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है, ठीक।
और इस प्रकार जो है कोयले का निर्माण होता है, कोयला बनता है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर एक बार और जो है हम इसको अच्छे से एक बार रिवाइज इसका कर लेते हैं। चलिए नोट कीजिए पहले। चलिए तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ कि हमारे पास घने वन थे। ठीक है, तो घने वन धीरे धीरे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो घने वन थे वो मृदा में दफन हो गए। ठीक, अब मृदा में दफन हो गए तो धीरे धीरे उनके ऊपर क्या हो गई, मिट्टी की और परतें आई। तो मिट्टी के आने के कारण वो क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। जब मिट्टी के आने के कारण वो संपीड़ित हुए तो वो और जब गहराई में गए तो उनका तापमान भी क्या हुआ, बढ़ने लगा, तापमान बढ़ा। अब इस उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो जो हमारे मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जो मृत पेड़ पौधे जब धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए तो यही थी हमारी कोयले की स्टोरी। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़े। इस प्रकार जो है हमें कोयले की खान देखने को मिलती है, इस प्रकार कोयले की खान होती है। ठीक, यहाँ पर इतनी गहराई में जो है कोयला मिलता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर अगर कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से करते रहिए, फिर जो है हम यहाँ पर भी उन्हें करेंगे। चलिए तो बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।